नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। पिछले भाग में आप लोगों ने सुना शगुन के मौके पर राय साहब और मेहता के बीच समाज के वर्ग भेद पर तीखी बहस हुई। मालती और ओमकार के बीच सिद्धांतों और व्यवहार के बीच गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। मालती ने ओमकार के विचारधारा पर सवाल उठाते हुए उनकी आर्थिक नीतियों की पोल खोली। आइए अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। भाग 16। धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रसंग या प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए बंगलों में अलग अलग रहने का प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे। और भी कितने मेहमान आ गए थे। सभी अपने कमरे में गए और कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद न था। सभी जातियों और वर्णों के लोग भोजन एक साथ करने बैठे। केवल संपादक ओमकार नाथ सबसे अलग कमरे में फलाहार करने गए और कामनी खन्ना को सिरदर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। भोजनालयों में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर खिंचवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिश शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे, कोफ्ते, कबाब और पुलाव। मुर्गा, मुर्गी, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद हो वो खाए। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो राय साहब, उन्हें पकड़ लाए। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव है, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचारनिष्ठ आदमी है। अजी और कुछ न सही, तमाशा तो होगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तस्वीर रखिए मिर्जा खुर्शीद, यह काम आपके सुपुर्द, आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे। भूरी भूरी मोछे, नीली आंखें, दोहरी द्या, चांद के बाल सफाचट, छकलिया अचकन और चूड़ीदार पैजामा पहने थे। ऊपर से हैट लगा लेते थे। वोटिंग के समय चौक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरह वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे और 2 बार हज करके आए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दे। बड़े दिल लगी बाज बेफिक्र जीव थे। पहले बरसों में ठेके का कारोबार करते थे। लाखों कमाए मगर सामत आई की। एक मेम से अयासी कर बैठे। मुकदमा बाजी भी हुई। जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहां था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। मुंबई में उनके एजेंट थे। सोचा था उनसे हिसाब किताब कर ले और जो कुछ निकलेगा उसी से जिंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वो 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहां से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठी, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुंचे तो देह के कपड़ा के सिवा और कुछ न था। राय साहब की पुरानी मुलाकात थी। कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। अब वह लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों पर इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम तालुकेदार को नीचा दिखाकर काउंसलिंग में पहुंच गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता। यह काम आपको खुद करना चाहिए। मजा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़िए। यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाज आई, हाँ हाँ मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपए की एक थैली। 100 रुपए? लाख रुपए का धर्म बिगाड़ू 100 के लिए? अच्छा आप अपनी खुद फीस बताइए। 1000 कौड़ी कम नहीं। अच्छा मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपए का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह सब हम सब के मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश न पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती के एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने मासूक के काले तिल पर समरकंद और बुखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवामर्दी और हुस्न परस्ती का इम्तिहान है। जिसके पास जो कुछ हो सच्चे सुरमा की तरह निकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम, मासूक की अदाओं की कसम, आपकी इज्जत की कसम, पीछे कदम न हटाइए। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए लखनऊ के हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती हैं। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर एक की जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। उनके जेब से 5 रुपए निकले। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना
वाह, नाम बड़े दर्शन छोटे, इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की कमाई और आपके जेब में 5 रुपए। लाहौल बला कुवत। कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेस खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कर लाएं। खन्ना खिसिया कर बोले, अजी उनके पास एक पैसा न होगा। कौन जानता था कि यहाँ आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर आप खामोश रहिए, मैं अपनी तकदीर को आजमा लें। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते। मिस्टर मेहता, आप फिलोसफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित। देखिए अपनी भेद न करवाइएगा। मेहता जी शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेस खन्ना के पास गए और 5 मिनट में ही मुंह लटका कर लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूहे सयाने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहा मारा और 100 के 5 नोट जेब से निकाले। मिर्जा ने उन्हें लपक कर गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाज आने लगी, कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों न हो फिलोसफर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया। बताओ क्या जादू मारा? मेहता अकड़ कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था। जाकर पूछा, अंदर आऊं? बोली, आप है मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग बिरज खेल रहे हैं। अंगूठी 1000 से कम की नहीं है, आपने तो देखा है। बस वही, आपके पास रुपए हो तो 500 रुपए देकर 1000 की चीज ले लीजिए, ऐसा मौका फिर न मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए न दिए तो बेदाग निकल जाएगी, पीछे से कौन देखता है। शायद इसीलिए उन्होंने अंगूठी निकाली है कि 500 रुपए किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, न जाने कब क्या जरूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोले, जब हमारे प्रोफेसर का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। खुर्शीद ने घाव पर नमक छिड़का, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है। खुदा झूठ न बुलवाए तो यह आपकी एक दिन की आमदनी है। समझ लीजिए एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती के ही हाथ में। आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मिस मालती ने ठोकर मारी, देखिए मिर्जा जी, तबेले में लतियाउज अच्छा नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाया, कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तनख्वाह की तलाशी हुई, मुश्किल से 2 रुपए निकले। मेहता की जेब से केवल 98 निकली। कई सज्जनों ने 1-1, 2-2 रुपए खुद दे दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे। राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं? धन्य भाग। राय साहब के साथ ही हॉल में आकर विराजे। उधर नौकर ने मेजें साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरी स्वर से कहा, आप तकल्लुफ समझते हैं? मैं समझती हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ समझे और आपको शोभा भी नहीं देता है। लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा है सभी आपके राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित है। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे उसका लोग मूल न समझे, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृत है वह आप ही के महान उद्योग का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने में उत्सुक हैं और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हो। ओमकार नाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। यूँ वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उप मंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज में अब तक उनकी अपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वो किसी तरह मिल न पाते थे, इसीलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगड़ते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफ गोई की जगह उछल खलता कर बैठते थे, इसीलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान। कहाँ है आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक
आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सद्बोध कभी निष्फल नहीं जाता, यह ऋषियों का वाक्य है। वो स्वयं अपनी नजरों में उठ गए, कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी, आप तो हमें कांटों में घसीट रही हैं। मैं तो जनता की जो कुछ सेवा की, अपना कर्तव्य समझकर की। मैं इस सम्मान को अपना नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। लेकिन मेरा नर्म निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभा पद पंडित जी को बनाना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू हो, जिसकी जबान में जादू हो, जिसके व्यक्तित्व में जादू हो। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है? वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत तो पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओमकारनाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ ले मिस मालती, यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। दोस्तों, अब मैं कहानी समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी भाग 17। धन्यवाद।